लाल झंडा उठाकर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले दिल्ली बॉर्डर तक चले आए हैं। अगर पुलिस अलर्ट पर न हो तो उनकी डेंजरस मंसूबे कहां तक पहुंच जाएं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विरोध, हिंसा और सड़क जाम करने वाले ऐसे तत्वों और उनके पीछे की पॉलिटिकल फोर्स को प्रधानमंत्री ने आज एक्सपोज कर दिया। मोदी को डेमोक्रेसी के नए नए पन्ने दिखाने वालों को प्रधानमंत्री ने आज आईना दिखाया। मोदी का आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कैसे काम करता है और विरोधियों के लिए उसमें कितने लेसन्स हैं, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बैठकर रोज रोज मोदी विरोध का पन्ना पढ़ने वालों को प्रधानमंत्री ने आज आईना दिखाया है। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। वो कौन सी बात है जो प्रधानमंत्री को पीड़ा देती है? लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा की व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर ने तो यूटी बनने के 1 साल के भीतर भीतर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवा दिए, शांतिपूर्ण करवा दिए और लोगों को उनका हक दे दिया। अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गांवों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का भविष्य तय करेंगे। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। मतलब आज पीएम मोदी ने लोकतंत्र का ढकोसला राग गाने वालों को एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के किसानों से बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन उनका लाउड एंड क्लियर मैसेज पुडुचेरी से लेकर बंगाल तक पहुंच रहा था। साथियों, पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में लोकल बॉडी पॉल्स चुनाव हुए थे। इस चुनाव में गए, उनका कार्यकाल 2012 में ही खत्म हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए, पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ये लगातार कर रही है कि गांव के विकास में गांव के लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा रहे। यानी प्रधानमंत्री का मैसेज देश के हर कोने में मौजूद लोगों के लिए था और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए था। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को कितना बड़ा तोहफा दिया, उसे ऐसे समझिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा। जम्मू कश्मीर के 21 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा, जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। हेल्थ कवरेज, रिस्क प्रोटेक्शन और सस्ती स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। पूरे देश में कहीं भी इससे इलाज कराया जा सकता है। दिल्ली और उसके आसपास कुछ जगहों पर किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन खबरों से दूर रहकर मोदी ने किसानों के लिए कैसे काम किया, इसे जम्मू कश्मीर के सेब किसानों के एग्जाम्पल से समझिए। सेब किसानों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की गई। नाफेड के जरिए सेब किसानों से अब सीधी खरीदी जाएगी। नाफेड को 12 लाख टन सेब खरीदने का टारगेट दिया गया है। नाफेड को केंद्र ने 2,500 करोड़ की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह श्योर किया कि कश्मीर का सेब लॉकडाउन में भी दिल्ली और मुंबई के बड़े बाजारों तक पहुंचता रहे, जिससे किसानों की फसल बर्बाद ना हो और उनको घाटा ना हो। कालीन से लेकर केसर तक, सेब से लेकर बासमती तक, एप्पल से लेकर के बासमती तक, जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि यहां के एप्पल किसानों को दिक्कत कम से कम हो,
बाजार में सही तरीके से समय पर माल पहुंचे। हमारी सरकार ने कुछ महीने पहले निर्णय भी लिया कि एप्पल की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को पिछले साल की तरह ही इस साल भी लागू रखा जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा एप्पल की खरीद नाफेड के माध्यम से और सीधे किसानों से की जा रही है। जो एप्पल खरीदा जा रहा है उसका भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा और सिर्फ एक साल के भीतर वहां महात्मा गांधी के सत्ता के विकेंद्रीकरण के सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कर दिखाया। लेकिन कांग्रेस शासित पुडुचेरी में सरकार पिछले 9 सालों से पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन टाले जा रही है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर डेमोक्रेसी की दुर्गति राहुल गांधी को दिखती नहीं। प्रधानमंत्री इतने गुस्से में क्यों थे, उन्हें डेमोक्रेसी क्यों समझाना पड़ा, इसके पीछे की वजह भी समझिए। पुडुचेरी में 14 साल पहले आखिरी बार लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, जिनका कार्यकाल 2011 में यानी आज से ठीक 9 साल पहले खत्म हो गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार को लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दिया, पर वहां की सरकार पर कोर्ट के ऑर्डर का भी कोई असर नहीं हुआ। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। और जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को पता होगा, एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहते हैं। वो आपके बीच से ही निकलकर चुनाव जीते हैं। आज और अब तक दिल्ली में जो हुआ वो देख लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि मोदी को डेमोक्रेसी सिखाने वाले लोग कैसे डेमोक्रेसी का रोज रोज माहौल बना रहे हैं। किसान आंदोलन में कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। मर गया, कर गया, मोदी मर गया, मर गया। इससे पहले कैसे नारे लगाए गए। किसानों ने धोखा दे गए, मोदी मर गया तू, मोदी मर गया तू। किसान आंदोलन का नाम होता है, कंधा किसानों का होता है और बंदूक कांग्रेस की होती है। लेफ्ट और कांग्रेस भाई भाई बन जाते हैं। दिल्ली से इशारा होता है और सिंघू बॉर्डर पर नारे गूंजने लगते हैं। मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सचमुच बड़ा दिन था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों तक आयुष्मान योजना और पीएम जन आरोग्य योजना का फायदा पहुंच चुका था। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट होने का मौका मिल रहा था। जम्मू कश्मीर के एक किसान ने पिछली सर्दी में ही पीएम को फिरन गिफ्ट किया था। पीएम ने तब इसे स्वीकार करते हुए सोचा था कि जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान ही वो इसे पहनेंगे, लेकिन कोरोना काल में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर नहीं जा सके, तो जम्मू कश्मीर के स्कीम को लॉन्च करते वक्त उन्होंने इसे पहन लिया।
आयुष्मान भारत। यानी प्रधानमंत्री मोदी सीधे जम्मू कश्मीर के लोगों से कनेक्ट हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन रात सुबह शाम डेमोक्रेसी का ज्ञान देने वाली नेताओं में ममता बनर्जी यानी दीदी भी शुमार है। लेकिन खुद दीदी कितना डेमोक्रेटिक हैं, प्रधानमंत्री ने आज इसे भी एक्सपोज कर दिया। जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं वहां सुविधा आपको मिल पाएगी। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा, वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें, सेहत स्कीम के तहत आप इलाज करा पाएंगे। कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी को कमीशन नहीं, कट का तो नामो निशान नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। सेहत स्कीम का कार्ड दिखाकर आपको हर जगह इलाज की सुविधा मिल जाएगी। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं। जानते हैं क्यों? प्रधानमंत्री हर योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजते हैं, लेकिन बंगाल की सरकार को वो फंड अपने अकाउंट में चाहिए। और फिर इस अकाउंट का क्या होता है, खुद पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने समझाया। बार बार ये लोग आग्रह करके पैसा हमारे हाथ में दे दो। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जब अम्फान तूफान हुआ, दूसरे ही दिन आकर पूरा निगरानी की और मुख्यमंत्री के हाथ में 1000 करोड़ दे के गए थे। उसका नतीजा क्या है सबको मालूम है, पैसा गायब हो गया। जिनकी बेचारे का घर टूट गया तो उनको नहीं मिला है। बाद में पता चला टीएमसी के कार्यकर्ताओं का अकाउंट में पैसा चला गया है। इस रेपुटेशन के कारण ममता बनर्जी को कोई विश्वास नहीं करता, ना तो हाथ में वो पैसा देता। अब बंगाल से आई कुछ और तस्वीरें देखिए। डेमोक्रेसी मैच कागज पर लिखा जाने वाला शब्द नहीं, जिसे दीदी रोज रोज कागज के चुटके पर लिख कर लाएं और पढ़कर चली जाएं कि डेमोक्रेसी खतरे में। प्रधानमंत्री मोदी को रोज डेमोक्रेसी सिखाने वाली ममता दीदी को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जहां लोगों से प्रदर्शन और सेलिब्रेशन दोनों हक छीने जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की गाड़ी रोकी गई, धक्का मुक्की हुई, फुल ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ और गाड़ी के आगे लेट गए टीएमसी कार्यकर्ता। कोलकाता की सड़कों पर यह हाई वोल्टेज सीन तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा। यह सब कुछ बीजेपी के इलेक्शन ऑफिस के ठीक सामने हो रहा था। बंगाल में टीएमसी कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, यह उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कार में कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं था, कोई सीएम या कोई पीएम भी नहीं था, लेकिन फिर भी माहौल बिगाड़ने के लिए फुल तैयारी में दिख रही थी टीएमसी। दरअसल होस्टिंग इलाके में बीजेपी दफ्तर में शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले थे। बीजेपी के कोलकाता ऑफिस में आज उनका सम्मान समारोह होना था, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता ये होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो बीजेपी की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। टीएमसी के लोग गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। कुछ कार्यकर्ता गाड़ी के आगे लेटकर विरोध करने लगे और माहौल बनाने लगे। इसी बीच बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम का नारा तेज कर दिया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। गनीमत रही कि मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, वरना पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों की तरह यहां भी खूनी झड़प की आशंका थी। बंगाल में जो पॉलिटिकल हिंसा हो रही है, उसने लोगों के दिल दिमाग में डर सा पैदा कर दिया है। कोलकाता से लेकर हुगली तक जब लोगों से उनकी पॉलिटिकल लाइन पर सवाल होता है तो लोग जवाब देने से भाग जाते हैं। इस बार अगर राजनीति की बात कहें तो बीजेपी बोल रही है 200 सीटें लाएगी, टीएमसी बोल रही है कि उसका 100 सीटों भी नहीं आएगी। ऐसे में क्या लग रहा है? राजनीति के बारे में बता नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताओ कि यहाँ की जो सरकार है, जो टीएमसी की सरकार है, वो कैसा काम कर रही है, क्या लगता है? सॉरी, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। हाँ, देता हूँ, लेकिन अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन ममता दीदी को यह सब नहीं दिखता। दीदी बीजेपी की रैली नहीं होने देती, बीजेपी नेताओं को हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देती और बात डेमोक्रेसी की करती हैं। जहां जहां प्रधानमंत्री, वहां वहां डेमोक्रेसी। उदाहरण के लिए असम को ले लीजिए। असम में एक वक्त उग्रवादियों की चपेट में था। आज भी असम में बहुत सारी साजिशें होती हैं, लेकिन कैसे असम में डेमोक्रेसी मजबूत हुई, ये अमित शाह ने समझाया। मैं सभी को आज के मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आइए,
सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर समस्या का समाधान ढूंढिए। मित्रों, चुनाव का मौसम आने वाला है। फिर से ये अलगाववाद की भाषा करने वाले चेहरा, रंग, रूप सब बदल कर लोगों के बीच में आएंगे, हमें उल्टा सिल्टा समझाएंगे, आंदोलन की दिशा में ले जाएंगे। मैं उन सबको आज पूछने आया हूं, क्या दिया आपने आसाम को आंदोलन कर? क्या विकास हुआ? रोजगारी मिली? आसाम के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिली? आसाम के लोगों को नौकरियां मिली? आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा? नहीं बढ़ा। केवल और केवल हुआ तो आसाम के युवाओं को शहीद करने का काम। और मैं एक अजीब व गरीब नजारा देख रहा हूं। जिन्होंने आंदोलन करा उन्होंने आंदोलन किया, और जिन्होंने गोलियां मारी उन्होंने आसाम के युवा को शहीद किया। आज कुछ ऐसे तत्व चेहरा बदलकर पार्टी बनाने निकले हैं। जिन्होंने गोलियां चलाई वो कांग्रेस पार्टी को प्रच्छन्न रूप से इनडायरेक्टली चुनाव जिताने का ये षड्यंत्र है, उनको जान लेना।